आज 1 जुलाई 2024। आज से भारत में जो पिछले 3 कानून थे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के, इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ख़त्म हो गए और उन तीनों की जगह अब नए 3 कानून आ गए। ये है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों आए हैं। अब मैं इनको एक एक करके लेता हूँ। सवाल यह है कि क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, डिलीवरी सिस्टम में किसी को न्याय मिला है आज तक? ना तो पिछले जो कानून थे ब्रिटिश पीरियड के, जो 1800 जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1823 के आसपास, 1823 या 24 के आसपास बना था वो, मगर उसके बाद 1857 में गदर हो गया और नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद 1858 में क्राउन गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद ये सब कानून बने। ये 1860 का इंडियन पेनल कोड IPC 1862 से लागू हुआ था। ऐसी जो क्रिमिनल, इसको लागू करने के लिए प्रोसीजर चाहिए, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना। फिर उसमें कैसे गवाहियाँ हो तो एविडेंस एक्ट बना, इंडियन एविडेंस एक्ट बना। तो अब उसको जो है, एक तो नंबर एक बात जो है, ये इनको हिंदी में बनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहता है पार्लियामेंट को जो भी कानून बनाना है वो इंग्लिश में बनाएगा, हिंदी में नहीं बना सकता। तो इस तरह से मैं इनको देखता हूँ कि ये तीनों कानून जो है भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करते हैं। और कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है वो वैलिड नहीं है। इस ग्राउंड पे मैं इसको ठीक नहीं मानता। दूसरा ग्राउंड ये है कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। ना तो पुराने कानून में भारतीय न्याय संहिता बनाया, क्या किसी को न्याय मिला था इंडियन पेनल कोड में? बिल्कुल नहीं मिला। और इससे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय किसी को मिलेगा। और भारतीय सुरक्षा किससे? जजों से, पुलिस से। अब इसके पीछे तो नागरिक को सुरक्षा मिल रही है, ना उसको इंसाफ मिल रहा है। एविडेंस की तो बात में छोड़ो। अब मैं इसको लेके चलता हूँ एक एक करके कि इसका रूट कॉज क्या है। क्या बेसिक वजह है कि इंसान को, एक सिटीजन को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का ग्रैंडफादर है। क्यों? कि वी दी पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अडॉप्ट नहीं किया है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वी दी पीपुल हमारा बच्चा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, दूसरी है जुडिशरी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, तीसरी है एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम इनके तीनों के बाबा है, ग्रैंडफादर है। अब उस ग्रैंडफादर को क्या हिसाब मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। ना ग्रैंडफादर को मिल रहा, ना ग्रैंडमदर को मिल रहा, ना उनके बच्चों को मिल रहा। और उसका रूट कॉज है भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्राइब, एक्सटॉर्शन। ये रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, कई जजों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 से 30% जजेस जो है भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, एग्जॉस्ट ब्राइब लेते हैं। हाई कोर्ट में 60 से 70% जो है जजेस करप्ट हैं, रिश्वतखोर हैं। और जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में तकरीबन 80%, 85% जो है जजेस है करप्ट है। और इनका कोर्टों का करप्शन पर्कुलेट डाउन होता है, ट्रिकल डाउन होता है पुलिस में, क्योंकि पुलिस को कंट्रोल करते है जुडिशरी। अब जब जुडिशरी खुद भ्रष्ट है तो पुलिस तो अपना भी भ्रष्ट हो जाएगी। और उससे जो है तो ना तो नागरिक को न्याय मिल रहा है, ना नागरिक को सुरक्षा मिल रही है। ये झूठे कानून है, सब कहने की बात है। अब मैं आता हूँ कि जुडिशरी, क्योंकि CRPC में सारी पावर कोर्ट्स की थी,
पुलिस को बहुत कम पावर थी, वेरी वेरी लिमिटेड माइनर पावर थी। 99.9% कोर्ट्स को पावर थी और आज भी है। ऐसी जो न्याय संहिता है, भारतीय न्याय ये नागरिक सुरक्षा, इसमें भी कोर्ट्स को ही पावर है, पुलिस को नहीं है। हाँ, तो मैं एक बाई एक पे आता हूँ कि जब तक कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जुडिशरी से, तब तक पुलिस से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। अब जो है हमारे यहाँ कानून तो है, आईपीसी में भी बहुत अच्छे कानून था, उसमें नागरिक को, सिटीजन को जो थी सुरक्षा देने के लिए बहुत अच्छे कानून थे। जैसे कि मसलन आईपीसी का सेक्शन 217, 218, ये अगर जो पुलिस किसी आदमी को जुर्म से, सजा से बचाने के लिए इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाती है या और इस किस्म की हरकत करती है, तो उसको सजा का प्रोविजन है सेक्शन 217, 218 आईपीसी में। इसी तरह से 409 आईपीसी का सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये पुलिस वाले सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो इनको 409 में उम्र कैद तक का जेल की सजा का प्रोविजन है, फांसी का नहीं है। तो उम्र तक इनको सजा दी जा सकती है। तो ये 3 इतने स्ट्रॉन्ग कानून है। जब ये पुलिस जो है स्टेट उसका ऑर्गन है पुलिस, वो एक केस लेके जाती है, मुजरिम को चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर कि इसने जो है एक कत्ल किया, इसने एक गुनाह किया है, और वो एविडेंस उसमें पेश करती है, गवाहियाँ पेश करती है, और जज जो है उसको कहता है सब सुनवाई के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद, वो अगर जो कहता है कि भाई इसमें एविडेंस जो है इसके खिलाफ मुजरिम के काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है या है ही नहीं, तो उसके अंदर जज की पहली ड्यूटी बनती है कि वो सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 ऑफ द सीआरपीसी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे, जिसको विक्टिम को तो तभी होगा जब तक कि असली मुजरिम को सजा नहीं होगी। उसको इंसाफ कहाँ मिला, सुरक्षा कहाँ मिली? तो उसको तो तब मिलेगी जबकि सही, अगर जो इन्वेस्टिगेशन इनप्रॉपर है, गलत है, और वो इन्वेस्टिगेशन पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो गवाहियाँ नहीं पेश कर सका, सबूत पेश नहीं सका कोर्ट में, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके सुपरवाइजिंग ऑफिसर ऑफ द पुलिस इंक्लूडिंग पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन तीनों को जो है 217 और 218 में मुजरिम माना जाए और 409 में इनको जो है मुकदमा चला के और कैद की सजा दी जाए। तो ये भ्रष्टाचार, मगर जज जो अगर इस पर करेंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा ना। मगर जज जो है उसको तो बरी कर दिया, जेब में पैसे डाले रिश्वत के, मुजरिम को बरी कर दिया, इसने गुनाह नहीं किया, इसके खिलाफ काफ़ी सबूत नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है या है ही नहीं। अच्छा, जो उसको नहीं है तो जिन्होंने गलत काम किया है, गलत आदमी को, इनोसेंट आदमी को, शरीफ आदमी को, नेक आदमी को उन्होंने कोर्ट में पेश किया और उसको जेल में डाल दिया, उसकी जमातें में लड़ता लड़ता वो परेशान हो गया, पैसे खर्च हो गए, कंगना हो गया, तो उनको क्या सजा हुई पुलिस वालों को? तो वो चाहे वो पुलिस के हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हो, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हो, या इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग के हो, स्टेट में इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको जो है 217, 218 और 400 में सजा दी जाए। ये कोर्ट की पावर है। सीआरपीसी में प्रोविजन है 178 173 सब सेक्शन 8 का। मैं क्या कोर्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। वो जेब में पैसे डाले, मुजरिम से लिए वो रिश्वत के। ये जो सरकारी वकील होते हैं ये दलाल है, पार्टियों से, विक्टिम से पैसे लेके और जजेस को देते हैं। जजेस डायरेक्ट पैसे नहीं लेते एक्यूज से। तो जब तक जुडिशरी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पुलिस से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दी बात, जो पहला पुराना आईपीसी था और सीआरपीसी था, एविडेंस तक तो सेक्रेटरी चीज़ है। दूसरी चीज़ अब जो सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, उसके अंदर पहले में भी प्रोविज़न ये था, जो 2002 में जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो था 2002 में अमेंडमेंट कर दिया था
और उसमें सेक्शन 89 इंट्रोड्यूस कर दिया था सीपीसी में, और उसमें जो था शेड्यूल 1 में ऑर्डर 38A और रूल 3, उसमें कोर्ट की ड्यूटी है कि वो पार्टीज में समझौता कराए, और उसके लिए वो उसको 89 में, सेक्शन 89 में मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन के लिए उसको रेफर कर दे किसको, तो अपनी ड्यूटी निभाए। मगर क्या जजेस निपटा रहे हैं ड्यूटी? ये सिविल केसेस में भी नहीं, हो सीपीसी में जहाँ केसेस ट्रायल होते हैं वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो है ये मैरिज जो एक्ट है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके सेक्शन 22 में लिखा हुआ है, मैंडेटरी है कि इन कैमरा अपलोडिंग्स होगी। वह क्या इन कैमरा अपलोडिंग हो रही है? और ये तलाक के जो मुकदमे होते हैं ये फैमिली कोड एक्ट 1984 में जो फैमिली कोड बनाई गई थी उसके अंदर होते हैं। अब जो सेक्शन ये है सेक्शन 5 फैमिली कोड एक्ट 1984 का, वो कहता है कि अपलोडिंग इन कैमरा होंगी, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का सेक्शन 22 कहता है। मगर क्या इन कैमरा अपलोडिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। वहाँ तो भीड़ लगी भी होती है उसको और को शर्मिंदा करने के लिए, या जब भीड़ लगा कर उसे। और जो सेक्शन 9 है उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल कोर्ट एक्ट 1984 में, कि वो कोर्ट कोशिश करेगी पूरी दमखम से, ईमानदारी से, कि वो जो है दोनों पार्टियों में, हस्बैंड वाइफ में सेटलमेंट कराएं। और सेक्शन 13 में जो है एडवोकेट्स जो है, वकीलों की एंट्री बार्ड है, प्रोहिबिटेड है फैमिली कोर्ट के अंदर एंट्री की। मगर ये जजेज जो उनको जजों को अलाउ कर रहे हैं, क्यों? और जज के थ्रू तो उधर वकीलों के थ्रू तो रिश्वत लेनी है ना, बीबी से डायरेक्ट रिश्वत लेनी है ना मैं से लेनी है। और उसके अलावा जो ये सेक्शन 5 है और 12 स्पेशल कोड एक्ट 1984 का, उसमें एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज और ऐसी संस्थाओं का उन्होंने मदद भी लेनी है सेटलमेंट कराने के लिए सेक्शन 9 में हस्बैंड वाइफ का, वो भी नहीं कर रहे हैं। 10 साल कोर्ट में चलते रहते हैं मुकदमे। तो इस सबका इलाज क्या है? इस सबका इलाज है जो सीपीसी में लिखा हुआ है कि सीपीसी में का जो अमेंडमेंट था सेक्शन 89, उसको रीड विथ सेक्शन ऑर्डर 38A रूल 3, उसको काउंसलिंग, मेडिएशन काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन के लिए भेज दो आर्बिट्रेटर के पास। अगर जो प्रॉपर्टी के मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे, ज़्यादातर मुकदमे तो प्रॉपर्टी के हैं, बंटवारे के हैं, तो इनको भी जो आर्बिट्रेटर है, इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन, न्यू दिल्ली के जो फेडरल टाउन तालसर बाग न्यू दिल्ली 1 में है जिसका ऑफिस, उसके इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर को जो साथ में इंजीनियर के पैनल पे हो और रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के पास, उसको रेफर कर दे, उसको अपॉइंट कर दे मामले को सुलझाने के लिए। वो 1 महीने में निपटा देगा मामला। तो कोई भी सिविल केस पेंडिंग रहेगा ही नहीं कोर्ट में। 2002 से आज 2024 हो गई। तकरीबन हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से लगा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तकरीबन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये सारे केस निपट जाएंगे 6 महीने के अंदर, अगर जो जजों को में इनमें करप्शन खत्म कर दिया जाए। और जब जजों में करप्शन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार, ब्राइबिंग, तो अब पुलिस में तो अपना भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पुलिस वाले छोटे चोर है, जज जो बड़े चोर है, वो मोटी रिश्वत देते हैं। उसके अलावा जैसे ये लोन डिफॉल्टर है, बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, उसमें भी वाजपेयी के टाइम में जब प्रधानमंत्री थे, सरफेसी एक्ट 2002 इलेक्टमेंट किया गया था, उसमें भी आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। मैं आर्बिटर रह चुका हूँ, मैंने केस किया है, मैंने 3 महीने में निपटा दिया मामला। ये कोर्ट में जो साल तारीख पे तारीख लगती रहती है, कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि जो डेब्यूट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, DTR है, उसमें रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। और जो लोन के लिए भाई उसमें करते हैं, ये भी सिविल केस में जाते हैं,
वहाँ 6-6 महीने 4-4 महीने डेट ही नहीं लगती, तारीख पे तारीख लगते, फैसला कोई नहीं होता। उसके अलावा 5 करोड़ जो कोर्ट्स में केस पेंडिंग है, उसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स है, रेवेन्यू कोर्ट्स में कानून को जो होता है सबसे छोटा जज जो होता है वो क्लास 3 मजिस्ट्रेट का होता है, तहसीलदार क्लास 2 मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो होता है, डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो क्लास 1 होता है। फिर उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर डिवीजन कमिश्नर। ये जो सब रेवेन्यू कोर्ट में तकरीबन 5 करोड़ केस इनमें भी पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। तो इस तरह 10 करोड़ केस हिंदुस्तान में पेंडिंग है। अगर जो इनमें भी सीपीसी लागू होती है रेवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी, अगर जो इसको हम जो है सेटलमेंट बाय मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन से कर दें, सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी रीड विल ऑर्डर 38A रूल 3, तो ये सारे केसेस जो 6 महीने में निपट जाएंगे। अब तो 2222 साल हो गए। इसका एक ही इलाज है कि जुडिशरी से करप्शन खत्म किया जाए और जो गलत देता है जजमेंट जज, उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। वो जो जजमेंट रिकॉर्ड करता है मुजरिम को बचाने के लिए 217, 218 और 409 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफ आईपीसी, इसमें मुकदमा चले और जज को भी जेल की सजा दी है। अगर जो उसको हाई कोर्ट समझती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने गलत फैसला दिया है, भेजो उसको जेल, क्या दिक्कत है? अगर जो सुप्रीम कोर्ट समझते हैं हाई कोर्ट के जज ने गलत दिया, उसको पिछो जेल। कैसे वो जज अपना जजमेंट गलत लिख दिया? इनको सबको पता है लॉ का। मैं 2 दफ़े हाई कोर्ट में अपियर हुआ हूँ पिटिशन पर्सन, 2 दफ़े सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पर्सन हुआ हूँ। मुझे पता है इनको जजेस को नॉलेज होती है। मैं जो पहली दफ़ा गया था 1991 में सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। मैं जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के मामले में गया था, अरे स्टे देना था, पोल्यूशन का केस देना था, उन्होंने प्रोजोनी का केस दे दिया। खैर जब मैं गया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने देखा 42 केस थे, 2 घंटे में निपटा दिए। सिर्फ 2 पे ऑर्डर पास किया उन्होंने। वो कोर्ट मास्टर जो है वो दो जजेज होते हैं, आधे एक पढ़ के आता, एक दूसरा, वो दोनों जजों को सामने फाइल लग देता और जज ने कह दिया नो, फाइल फेंक दी। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो पढ़ के आते, उन्हें पता है ये झूठा केस है। सिर्फ उन्होंने 42 में 2 केस पे ऑर्डर पास किए, एक मेरे केस पे किया, इससे वैकेट कर दिया, और एक और सज्जन थे उनकी अपील एडमिट की थी। तो इनको जजेस को पता है। भ्रष्टाचार का क्या करे? भ्रष्टाचार ने इनकी आंखें बंद कर दी, आंखों से अकलते अंधे हो गए जजेस ये। और अब इनके भ्रष्टाचार का तो आलम ये है, एक दफ़ा जो होता है प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, पब्लिक के काफ़ी केसेस लेते हैं वो, उन्होंने जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है करप्ट है, रिश्वतखोर है, तो उस जजेस ने धमकाना इशू कर दिया कि तुम्हें कॉन्टेम्प्ट कोर्ट में बंद कर देंगे। तो उनके फादर जो थे शांति भूषण, वो भी एडवोकेट थे, वो हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर में रहे थे, उन्होंने बहुत से जजेस को अपॉइंट किया था। वो आ गए कोर्ट के अंदर कि मैं सपोर्ट करता हूँ आर्गूमेंट को कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट है। उसके बाद ये हुआ कि आप लिफाफे नाम बताओ, वो कहा लिफाफे में उन्होंने बंद लिफाफे में नाम दे दिए शांति भूषण ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस करप्ट है, भ्रष्ट है। वो लिफाफा आज तक नहीं खुला, 10 साल से इनकी हिम्मत नहीं है उस लिफाफे को खोलने की, जजेस जो बैठे हुए हैं। तो एक तो चीज़ है कि इन्होंने जजेस ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जज को सेलेक्ट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, फैमिली कोर्ट बन गई है ये। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस है, इनके फायदे पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है। इनके बाद जो क्या जस्टिस खन्ना बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके फायदे भी सुप्रीम कोर्ट में थे, उनको सुपरसीड किया था, जज थे। अब जो उसके बाद तीसरी जो जस्टिस नागरत्ना बनेंगी, वो लेडी कर्नाटक गई, इनके फायदे भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है। तो ये तो बाप के बाद बेटा या बेटी यही जज बन रहे हैं, इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। क्या तमाशा है ये? ऐसी कोर्टों से और पुलिस से आप इंसाफ की उम्मीद करते हो? तो ना तो नागरिक न्याय संहिता, ना ही नागरिक सुरक्षा संहिता, और ना एविडेंस एक्ट की तो बात ही छोड़ो, सजा तो इनमें ही होती है ना। एविडेंस तो बात की बात है, उसको अप्रिशिएट करना होता है, कोर्ट का काम है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो नए लॉ आए हैं,
इसका क्या होना, क्या नतीजा निकलना है। अब 10 करोड़ केस पेंडिंग है। इनको मैं समझता हूँ ईमानदारी से जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो मैंने बताया कि जो जो आईपीसी का सेक्शन 217, 218, 409, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और जजों के खिलाफ भी किया जाए, पुलिस वालों के खिलाफ भी किया जाए। ऐसी जो सिविल केस हैं जो सीपीसी में ट्रायल हो रहे हैं, उसमें सेक्शन जो है 89 का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऐसी फैमिली कोर्ट जो तलाक के मुकदमे में किया जाए। ऐसी सर्विस एक्ट 2002 में आर्बिट्रेशन का प्रोविज़न है 2002 से, वो 2000 सर्विस एक्ट 2000 उसमें भी क्या है। तो ये लोन डिफॉल्टर के लोग केसें पड़े हैं तो फिर माफ़ कर देते हैं, बैंक वसूल नहीं कर पाते, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तभी इंसाफ मिलेगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? जब जज को सेलेक्ट कर दो तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। बाप बेटे को ही फेवर करेगा ना, ये बेटी को करेगा, उसने इंडिपेंडेंट आदमी को थोड़ा करना है। थोड़े बहुत हो जाते हैं, उसकी किस्मत की बात है। तो इसका इलाज ये है कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट हो, जैसे बाकी वो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इनको जजों की भर्ती करे, बाकायदा एग्जामिनेशन लेके और इनकी इंटरव्यू लेके। बेशक इंटरव्यू के टाइम पे जो है जो ये क्वेश्चन पेपर है वो भी जज डिसाइड कर दे, ड्राफ्ट कर दे, और जो इंटरव्यू हो उसमें भी अगर जो 3 आदमियों का पैनल, तो बेशक आप 2 उसमें जज रख लो सुप्रीम कोर्ट के यूपीएससी में। तो नंबर 1 तो है कि इनका सिलेक्शन जो है और जो है यूपीएससी के थ्रू होना चाहिए। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट इंडिया नहीं करना है, न बड़ी बात हो। तो ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन तो अलीबाबा 40 चोर होते हैं, तो अब आज प्रधानमंत्री वो 800 चोरों का अलीबाबा है, सरदार है। इलेक्शन में पैसे खर्च कर दे, 2 नंबर के पैसे इलेक्शन लड़ते हैं। ये भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारी को सेलेक्ट करेंगे ना, और अपॉइंटमेंट भी कराएंगे प्राइम मिनिस्टर से। यही लोकपाल वाली बात है। मैंने जो था, जब लोकपाल बिल के मामले में मैंने अपना बना के दिया था उन्हें, तो सेलेक्ट कमेटी ने मुझे बुलाया था राज्यसभा की। मैंने उनको कहा, उनका अग्रवाल हमने आपका सहारा पढ़ा है। निजी तौर पर चीफ चेयरमैन साहब कहने लगे मुझसे, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, लंच के टाइम पे, अग्रवाल मैं निजी बात तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मुझे एक जॉब असाइन किया गया, मैं रिकमेंड वही करके जो पार्लियामेंट से इलेक्ट हो। मैं कहा जी उससे भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा। कहता वो बात दी कर रहा। मैं अच्छा ठीक है, आपकी जो मर्जी करो, आपकी पावर है। तो ये तो आलम हो रहा है। सारा हमारा शासन तंत्र जो है ये गवर्नमेंट से लगा के, और कोर्ट और पार्लियामेंट में आधे आदमी तो क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो क्रिमिनल है। वो क्या जस्टिस है? और जानते क्या, पेपर लिखे आदमी में ज्यादातर उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पढ़ा, ना आईपीसी पढ़े, सीआरपीसी पढ़ी, ना फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ा, ना हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा। उनकी शादी खुद की गैर कानूनी है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 के मुताबिक नहीं है, जो पार्लियामेंट के मेंबर पहले बैठे हुए हैं। तो ये सब मैं चीज़ें देख रहा हूँ। अब इसका तो अब जैसे ये लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोग बैंकों के पास पैसा किसका, इनके बाप का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। ये गवर्नमेंट के मैनेजर का पैसा नहीं है, डॉक्टर का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का जो वॉइस का पैसा, मेरे आपके जैसे आदमी गरीब आदमी का ये पैसा है। उसे ये लोन देते हैं इंटरेस्ट पे, वो ना लोन देता ना ब्याज देता, ये उसको राइट ऑफ कट देता है। अरे तुमने मेरा पैसा राइट ऑफ कट तुमको किस अथॉरिटी दे दी? ये हुई रिजर्व बैंक, क्या रिजर्व बैंक वालों का, क्या गवर्नर के बाप का पैसा है? ये डिपॉजिटर्स का पैसा है। ये सारे कानून ऐसे बना के लूट पाट के सब डकैती पड़ रही है खुलेआम। अब इसका क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। तो जो मैंने सजेशन दिया कि नंबर 1 कि यूपीएससी के थ्रू जजेस का सिलेक्शन हो, पुलिस वालों को आईपीएस वगैरह का तो होता है अभी भी, तो एक तो चीज़ ये है, आईएएस का आईपीएस का सबका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये इनको रेगुलर सैलरी है, ये जजेस जो है रेगुलर सैलरी इनके बंद की जाए। ये तारीख पे तारीख लगाते हुए काम नहीं करते जब तक रिश्वत की जेब में नहीं आ जाए। तो इनको जो है पर केस पर जजमेंट जो है इनको पैसे दिए जाए। एक बार फिक्स कर दें आप, ये भी जो सबॉर्डिनेट जज है कोर्ट का, उसको 1000 रुपये दे पर जजमेंट। डिस्ट्रिक्ट जज है उसको 2000 रुपये दे दो पर जजमेंट।
हाई कोर्ट का जज हो तो 3,000 रुपये पर जजमेंट दे दो, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनको 5,000 रुपये पर, इनको पर जजमेंट पैसा मीस पीस। जो जिसने दर्जनी जैसे जितने पजामे सिए, जितने पेटीकोट सिए, पर पजामे पर पेटीकोट को दिहाड़ी मिलती है, ऐसी इनको जजों को भी कर दो। और इनका जो है कि जज को सेलेक्ट कर रहा है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज सेलेक्ट कर रही है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज सेलेक्ट कर रही है और अपने लिए सेलेक्ट कर रही है। तो ये दो जो मेरे सजेशन है, नंबर वन, कानून की इज्जत करो, ऑनर द लॉ एंड जस्टिस। ये नहीं हो रहा है। ये जजेस ये खुद ही डिफॉल्टर है इस मामले में, ना ये जस्टिस को ऑनर करते हैं और ना रूल ऑफ लॉ को ऑनर करते हैं। ये हो रहा है तो सब अब तो इसलिए ये जो क्या नागरिक ये क्या है, ये न्याय संहिता, नागरिक न्याय संहिता, ये गलत है ना। नागरिक सुरक्षा संहिता भी गलत है। अब जो था पहले सीआरपीसी में पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन की होती थी, अब इसमें ये उसको 90 दिन की करती थी, 15 दिन से बढ़ा के 90 दिन कर। तो आज जो जुडिशियल कस्टडी में जितनी मौतें हो रही हैं, ये 100 टाइम्स मौतें होंगी जुडिशियल कस्टडी में। आप 90 दिन को एक आदमी, बेगुनाह आदमी को पुलिस कस्टडी में रखोगे तो आज अगर जो हिंदुस्तान में 10,000 आदमी जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में मरते हैं, तो ये जो है 1 लाख आदमी जुडिशियल कस्टडी में हर साल मर रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा मर रही है। जब आप उसको 15 दिन से बढ़ा के 90 दिन कर रहे हो, 90 डेज कर रहे हो, ये गलत है कानून। इंसानियत के खिलाफ, आप एक गुनाह आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ, आपने 90 दिन के लिए उसको जेल में बंद कर दिया, उसको नंगा करके पिटाई कर रहे हो, उसको उल्टा लटका रहे हो, उसके ऊपर रोलर चला रहे हो, बेंच के ऊपर लिटा के उसका टॉर्चर कर रहे हो झूठी गवाहियाँ बनाने के लिए। बेगुनाह आदमी को पकड़ लेते हो, किसी के पास खिलाफ उसे सबूत दिलवा देते हो कि तुम्हें बेल दिलवा देंगे, तू सरकारी गवाह बन जा। तो इसमें तो भाई जो पुलिस वाले और जज दोनों ही शामिल है ना, ट्रायल कोर्ट के जजेस भी और पुलिस वाले भी। वो झूठी गवाही, झूठे खड़े करते हैं। स्टॉक फिटनेस है इनके पास, पुलिस वालों के पास, सब थानों में है, यही हाल है। तो ये जो है ना तो नागरिक को न्याय मिल रहा है, ना नागरिक को सुरक्षा मिल रही है। ये तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को दोनों खत्म करते हैं। जुडिशियल कस्टडी ने की जो पावर है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हत्या कर दी, इंडियन डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। मैंने इस मामले में प्रेस इंडिया को भी लिखा था 8 मार्च को 2024 को, ये आपने जो है ये हत्या कर दी, यू आर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुलिस वाले सब आपकी, और अगर पुलिस वाला किसी को डंडा मारता है कांस्टेबल, वो आपकी अथॉरिटी के अंदर मारता डंडा, वो यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने चीफ जस्टिस को भी लिखा सुप्रीम कोर्ट के, और पहले तो स्पीड पोस्ट से भेजा, फिर मैंने दोनों, फिर मैंने जो प्रेसिडेंट इंडिया की और जो चीफ जस्टिस को द्वारा मैंने ईमेल कर दिया, जो उनको स्पीड पोस्ट से भेजा था दोनों को, और उसकी सीसी जो होती सुप्रीम कोर्ट को भी करती। चीफ जस्टिस आज के कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, उसका लिए बैठे हुए हैं। मार्च से 20 मार्च को की थी मैंने चीफ जस्टिस को, चंद्रचूड़ को, कुछ नहीं हो रहा, और रिश्वत खोरी का बोलबाला हो रहा है। तो कहाँ से किसकी न्याय संहिता, किसकी सुरक्षा संहिता, ये बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। हाँ, मगर शासन तंत्र को, जनता को डरा के रखने के लिए ये भ्रष्टाचारी नेताओं को, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, क्या जब केजरीवाल जो था, अपने केजरीवाल दिल्ली का पहली दफ़े चीफ मिनिस्टर बना था, तो इसने ये जो ये इसका रिलायंस कंपनी को ठेका दिया था KG6 में, ये कहा था ऑयल एक्सट्रैक्शन का समुद्र से, तो उसमें वीरेंद्र मोदी होते थे ऑयल मिनिस्टर, और ये मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का, और जो सेक्रेटरी था उनके खिलाफ उसने अपनी चिट्ठी लिख दी, और उसकी जो थी क्या नाम, ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के DCP को, कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करो। अब चीफ मिनिस्टर का कंप्लेंट आई तो उन्होंने एज पर लॉ FIR रजिस्टर कर दी। तो उसके बाद जो 49 डेज के बाद तकरीबन चीफ मिनिस्टर रहता, उसने इस्तीफा दे दिया।
उसके बाद फिर 2 दफ़े चीफ मिनिस्टर बना, तीसरी दफ़ा उसने होती। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आते ही काम ये किया कि भाई इसके केजरीवाल के दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लो, बाहर निकालो और अपने कब्जे में कर लो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका पियोन है प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, चपरासी है। तो वो जो हुआ, मुझे याद है ये एंटी करप्शन जो विंग होता था दिल्ली पुलिस का, जब ये 66 में 1966 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होते थे, उनके अंडर में होता था। उसके बाद जब 1901 में जो था ये नया एक्ट बना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट यूटी का 1991 में, तो 91 में जब ये बना, पहले सबसे पहले जो था मेरा एक दोस्त था मदनलाल खुराना, वो चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद में बीजेपी में आपस में झगड़े होते रहे, वो साहब सिंह वर्मा बन गया चीफ मिनिस्टर, उसके बाद सुषमा स्वराज बन गई, 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बन गए, इन्होंने तीनों ने नोट कूटे। उसके बाद 15 साल जो है ये शीला दीक्षित बन गई कांग्रेस की सरकार, 20 साल हो गए। और उसके बाद जो था फिर ये केजरीवाल आ गया 49 ईयर्स के लिए, 3 दफ़े ये भी हो गए 7-8 साल। तो यानी सन 66 से लगा के 2015 तक जो एंटी करप्शन विंग था, चाहे तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी ऑफ दिल्ली थी, उसके अंडर में रहा। मगर क्योंकि मोदी डर गया, इसको तो पता है ये तो महाभ्रष्टाचारी आदमी है, इसकी सरकार में जितना भ्रष्टाचार है किसी की सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 16 लाख करोड़ रुपए बैंकों के लोन माफ कर दिए। वो किसके, इसके पैसे थे, मोदी के पैसे थे या रिजर्व बैंक के गवर्नर दास के पैसे थे? कैसे कर दिया, किससे पूछ के किया? देखा था पास। तो इसने सबसे पहला कहा ये तो मेरे खिलाफ ही एफआईआर करा देगा अरविंद केजरीवाल। इसको रात को नींद नहीं आ रही थी, खौफ सता रहा था अरविंद केजरीवाल का। इसने सबसे पहला काम किया कि इसको एक्ट को अमल कर दिया 91 वाले को, और इसमें जो था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसको वहाँ से लेके केजरीवाल के हाथ से, और अपना जो उसका पिल्ला है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अंडर में कर दिया जो। तो वो जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर चढ़ना होता है। तो ये तो आदम है। तो यानी कि पॉलिटिशियन जो कुछ भी करते हैं वो सब भ्रष्टाचार नोट कमाने के लिए करते हैं, उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। नोट खर्च करके तो इलेक्शन जीत के आया, जैसे तैसे आया। अभी पिछले इलेक्शन 15-16 मिनिस्टर हार गए, उनकी 2 करोड़ की औकात नहीं बची, उनके 2 नए मिनिस्टर बने, अब वो पैसे कमाएंगे। तो इसलिए ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था उसको अपने अंडर में कर दो। अब वैसे स्टेट की पावर है, स्टेट के पास भी दुनिया भर की पुलिस है, उनके लिए भी है। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को गिरफ्तार किया भी है तमिलनाडु में, जो गवर्नमेंट वहाँ की पुलिस ने, एंटी करप्शन वालों ने। राजस्थान में भी किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर्स को गिरफ्तार। तो इनके पास जो है इकोनॉमिक ऑफेंसिव, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और दुनिया भर के पुलिस के आदमी है, महकमे है, और कई डायरेक्टर जनरल पुलिस है, वहाँ से लेके सब एफआईआर सब हवालात कर सकता है। मुझे याद है मैंने अपने चीफ के खिलाफ जो था कुछ एक एमएलए से कंप्लेंट उठा दी थी, उसका नाराज हो गया था, तो वो सब कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं एक दिन उसको एमएलए को लेकर चीफ सेक्रेटरी में पहुंच गया। मैं कहा सर ऐसे कुछ नहीं होना, आपको दूसरा रास्ता निकालिए, इसको डायरेक्ट कीजिए, ये डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू मत भेजिए आप। तो उसने उसको डायरेक्ट जो सेक्रेटरी विजिलेंस को भेज दिया, चीफ सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी विजिलेंस ने जो था उसको सीधा जो डीसीपी को भेज दिया, और डीसीपी को भेज दिया तो वहाँ उसने एसीपी को मार कर दिया। अब मैं एसीपी के पास कहा गया, वो जाट था कास्ट का, उनकी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर थी। तो वो कहना क्या, मैंने सबको बता दिया कैसे कैसे पंपों में 3 लाख के पंप हुए। क्या उसने एविडेंस को पहले रिकॉर्ड कर चुका था, मगर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना, चीफ इंजीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्लास 1 अफसर है। तो अब पहले उसके लिए उसको नोट बनाना पड़ेगा, नोट पे पहले उसका डीसीपी का दस्तखत रहेगा, फिर उसके सेक्रेटरी विजिलेंस के पास जाएगा, चीफ सेक्रेटरी दे जाएगा, चीफ सेक्रेटरी से एलजी के पास जाएगा। तो मैं जो था उसको मैं कहा कुछ आ नहीं रहा, मैंने कहा तो कहना ये तो मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लाया हूँ सुपरिटेंडेंट का, एग्जीक्यूटिव का, तो सब। तो मैं नोट बना, मैं कहा आप
कागज़ पकड़ो, मैं स्टेनोग्राफर है, वो कह रहे हैं स्टेनो तुम मेरे पास नहीं है। मैं कहा मैं डिक्टेट करता हूँ, आप नोट कर दो। मैंने उसको डिक्टेट कर दिया। वो 1.3 पेज का जो था नोटिस शीट के, वो था डबल स्पेस में टाइप उसने करवाया। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते थे, कंप्यूटर आए नहीं थे ऑफिस में। तो मैं उसको डिक्टेट कर दिया, तो उसने एक हवलदार को दे दिया कि इसको टाइप कर ला। वो जाकर टाइप करके वो लाया, तो एक पेज तो टाइप हो गया। उसके बाद बिजली चली गई, वो बिजली चली गई तो बाकी टाइप नहीं हुआ। तो उसने कहा अग्रवाल ये तो टाइप हो गया। आ गया, मैंने पढ़ा, ठीक था, ठीक ही टाइप करना है। मैं कहते मैं कहा अब तो मैं चलता हूँ। नहीं कहते नहीं अग्रवाल अभी 10 मिनट में बिजली आ जाएगी। मैं कहा कितनी देर आएगी? 10 मिनट में आएगी, 10 घंटे में आएगी, मुझे क्या पता। मैंने कहा मैं कल सुबह आऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं चला गया। खैर वो क्या हुआ, जो उसने कहा था थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, आई गई बिजली। उसने उसको टाइप किया, दस्तखत किए, डीसीपी से दस्तखत करा, सेक्रेटरी दस्तखत, चीफ सेक्रेटरी का दिया। अब वहाँ पर बॉक्स सिस्टम होता है, उसकी एक चाबी चीफ सेक्रेटरी के पास होती है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। तो उसने वो फाइल उसमें डाली जो थी बक्से में, और हाथ के उनके ऊपर राइडर होते हैं मोटरसाइकिल में, वो जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो उसी टाइम से घंटे भर में साइन होकर आ गई लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और आगे वहाँ से उसने सेक्रेटरी वीडियो को भेज दी, वो निकाल के फाइल बक्से से, और उसने डीसीपी को भेज दिए। उन्हें रात को ही एफ आई आर रजिस्टर कर दी। मैं जब सुबह गया उसके बाद, वो कहता है अग्रवाल तो रात ही कर ली थी मैंने एफ आई आर रजिस्टर, और मैं तो गिरफ्तार करूँगा, भाग गया, मुझे पता नहीं। मैं मुझे लेके चलते ना, तुम नहीं पहचान, मैं पहचानता हूँ अपने चीफ है। तो क्या हुआ, वो मुकदमा चला। खैर वो क्या हुआ, मुझे वो जो था मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था जो प्रोसिक्यूटर था, तो उसकी जो टीवीओ की बीवी कहती है हमारे 32 लाख रुपये खर्च हो गए इस मुकदमे में। मैंने सीबीआई और एंटी करप्शन दोनों में कंप्लेंट करा दी थी। उनमें कंपटीशन हो गया आपस में दोनों में कि जो पहले करेगा वो नोट कमाएगा। तो एंटी करप्शन वाले जल्दी कर ली। मैं वैसे सीबीआई की भी कोर्ट में अपियर हो गया था इन पर्सन एमएलए के बिहाफ पे। मैंने आरोप किया था कि उन्हें कल सुनूंगा, बाकी मैं कल सुन लेना। तो एमएलए को नेताओं की होती है, सब उन्होंने प्रेस रिलीज शुरू कर दिया, अखबार में छप गया। मैं कहा तुम वकील कर लो, मैं नहीं आरोप करता क्या। तो क्या उससे क्या, वो वकील कहता मैं उसके पास गया, वो मुझे ले गया। वो कहता है अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी फ्लावरिंग इंग्लिश नहीं चलती है, ये तो सिंपल इंग्लिश चलती है यहाँ पे। मैं कहा जैसी होती है वैसी बना लो अपने आप। तो खैर वो हुआ। तो वो 32 लाख, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बता रहा था कि जो जज था, स्पेशल जज होते हैं ये जो एडीजे लेवल के, तो उसने 20 लाख तो उसने रिश्वत दी, बाकी 22 लाख 12 लाख रुपये बच गए। वो पीपी ने भी ली होगी, एसीपी ने भी ली होगी, और जो उसका वकील था चीफ का उसने भी ली होगी। 12 लाख उन्होंने लिए, 20 लाख रुपये अकेला ही वो जो था स्पेशल जज ले गया एंटी करप्शन का। अब 12 लाख उसने 20 लाख अपनी जेब में डाले, या उसका कुछ पार्ट दिया उसने हाईकोर्ट के जजों को भी दिया हुआ। नहीं तो हाईकोर्ट जज उसे स्पेशल कोर्ट से हटा के किसी दूसरी कोर्ट में लगा देंगे। एंटी करप्शन की तो जो कोर्ट है वो तो कमाई वाली कोर्ट है ना, चाहे सीबीआई का चाहे एंटी करप्शन की हो, ये तो कमाई वाली कोर्ट है। और ये हाई कोर्ट के जज जो है, इनकी अथॉरिटी है चीफ जस्टिस की कि किसको कौन सी कोर्ट में पोस्ट करना है। ट्रांसफर पोस्ट है इनकी चीफ जस्टिस के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि उस 20 लाख में से उसको चीफ जस्टिस को भी दी होगी हाई कोर्ट में, कुछ तो शेयर दिया ही होगा, अकेला थोड़ा खा जाएगा 20 लाख रुपए। तो ये तो हालत है हमारी जुडिशरी का। इसलिए ना तो कोई न्याय संहिता, किसी को न्याय बनना, ना सुरक्षा संहिता, ना किसी को सुरक्षा बननी है। डर का माहौल हो रहा है, पब्लिक डर रही है। अब क्या होगा नए कानून का, अभी तो किसी ने पढ़ा ही नहीं इसको। अभी तो जो आ रही है देखते हैं क्या होता है। मगर मुझे लगता है कि जब तक वो नंबर 1 की जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ सजेशन कि इसको ये बैंकों के लोन के भी बहुत से केस सुलझ जाएंगे बाई आर्बिट्रेशन। एक जजों की जो सिलेक्शन हो वो थोड़ी यूपीएससी होना चाहिए। जजों की फिक्स सैलरी बंद होनी चाहिए। इनको पर जजमेंट जो है पैसे मिलने चाहिए जैसे दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो है जो मॉनिटरिंग है, मैंने एक दफ़े चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कंप्लेंट की थी, जैसे इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि पहली सुनवाई कंप्लेंट फाइल होने के 3 दिन में होनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके जजमेंट जो है 2 महीने के अंदर होना चाहिए। अभी मेरे पास एक केस था, वो 6 साल, वो 6.5 साल में फैसला ही नहीं होकर दिया, 2 महीने तो क्या। आखिर में वो लड़की जो थी अब उसके वो चले गई अपने ससुराल जो है,
ये तो फैला। अभी एक और दूसरा केस आया है मेरे पास है, वो 10 साल से चल रहा है केस, डोमेस्टिक वायलेंस में, लिखा 2 महीने है, वो 10 साल से चल रहा है। अभी एविडेंस पाया, एफआईआर भी हुई। क्या ड्रामा क्या कर रहे हैं जज? इनको लॉ का तो पता है, मगर रिश्वत ने इनकी आंखें और अकल दोनों अंधी कर दी है। और जब जज अंधा हुए तो वो पुलिस वाले तो लूटपाट मचाएंगे ना, क्योंकि जब जितना वो गला दबाएंगे उतने ही माल निचोड़ेंगे ना। जज की रिश्वत का रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको तो शेर के शिकार में जब गीदड़ का पेट भर जाता है, तो जजों की रिश्वतखोरी में तो पुलिस वालों को थोड़ा बहुत मिलता है, इनका भी पेट भर जाता है। तो गीदड़ है, शेर तो जो जजेस है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जो ऑनरेबल कोर्ट, ये ऑनरेबल हटा दिया जाए, इसको डिलीट कर दो, ये ऑनरेबल नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। फिर जो हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस जो है प्रीफिक्स करते हैं जस्टिस सो एंड सो, ये जस्टिस भी हटाइए कि खाएंगे जस्टिस, किसका जस्टिस? ये तो रिश्वतखोर है। तो इनको जो है जस्टिस बिठा के इनको से सर और मैडम, इसी से 2 डेजिग्नेशन को जो है इनको प्रीफिक्स किया जाए। ऑनरेबल ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, ना सुप्रीम कोर्ट के, ना हाई कोर्ट के, ना सुप्रीम कोर्ट के। वो तो कोर्टों की बेइज्जती अपना भी कर रहे हैं। जो जज जो है कानून की इज्जत नहीं करता, जस्टिस की इज्जत नहीं करता, वो तो कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है। कॉन्टेम्प्ट कोर्ट तो खुद कर रहे हैं। पब्लिक का अगर कोई आदमी पब्लिक का कहता है करप्ट है, भ्रष्ट है, तो उसने कौन सी कॉन्टेम्प्ट कोर्ट कर दी? उसने तो सच्चाई बयान कर दी। क्यों नहीं तुम कानून के मुताबिक 60 दिन में फैसला दे रहे? 3 दिन सुनवाई के, पहले उनकी फर्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद होगी, 3 दिन के अंदर होगी, और बाकी 60 दिन। तो 63 डेज में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2005 में होना चाहिए जजमेंट, नहीं हो रहा है। क्यों 10 साल लिए बैठे? और चीफ जस्टिस को कंप्लेंट भी की दिल्ली हाई कोर्ट के, तो कोई एक्शन नहीं। उन्हें बुला के पूछा नहीं, उनको जज को भी बुला के नहीं पूछा, डिस्ट्रिक्ट शहर जज को भी बुला के पूछा भी तो क्या मॉनिटरिंग कर रहा है इसके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के? कुछ नहीं हो रहा। ये सब पाँव पे पाँव रख के बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का राज है, बाल है, रैंपेंट है करप्शन। अगर जो जुडिशरी से करप्शन खत्म कर दो तो पुलिस से तो अपना भी करप्शन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी है ये। तो इसलिए ये उम्मीद करना है, कुछ नाम गलत लिख दिया, वो पुराना ही नाम ठीक था कि न्याय सही था। न्याय नहीं मिलना किसी को, ना मिला, ना पहली कोर्ट में, पुरानी कोर्ट में मिला, ना आज नई कोर्ट में मिला 2024 वाले में। ना किसी को सुरक्षा मिलनी है, ना उसमें CRPC में पहले मिली, ना नागरिक सुरक्षा जो न्याय संहिता है इसमें मिलना है। तो ये सब बेकार की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये जो 5 करोड़ केसेस रेवेन्यू कोर्ट में बने हुए हैं, जो CPC के मैंने अर्ज की थी, बताई थी, 89 सेक्शन और ऑर्डर 38A रूल 3 इसको लागू कर दो, तो ये तो जज तो फालतू जाएंगे, इनको तो डिसबैंड करना पड़ेगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट देना पड़ेगा। इनकी ज़रूरत ही नहीं है जजेस की। सुप्रीम कोर्ट ये हर तीसरा क्रिमिनल केस और सिविल केस CRPC और CPC के मुताबिक 3 महीने में कोर्टों में निपट जाएगा। 1 महीने में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में निपट सकता है, सब निपट जाएंगे। और ये रेवेन्यू कोर्ट के भी केस हर निपट जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो इस तरह से जो है ये 10 करोड़ रुपये लिक्विडेट कर देंगे, जीरो हो जाएगी। ये जजेस फालतू हो जाएंगे, अनएप्लाइड हो जाएंगे, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, समाज में अनाचार खत्म हो जाएगा, सत्य वचन हो जाएगा, सत्यमेव जयते हो जाएगा। अब सत्य भाई क्या कोई मानेगा? ये जो कानून बनाने वाले भ्रष्ट है, क्रिमिनल, तो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो किसी चीज़ को नहीं लिखा है, मैं तो 80 साल का हो गया, मैंने बहुत ड्रामे देख लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ की ये पिटीशन पर्सन, मैं सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़े गया था पिटीशन फाइल, मैं पिटीशन पर्सन गया था। तो जब मुझे पूरा वकील, अरे भाई वकील को क्या था, तो उसको मेरी बात पसंद नहीं आई, तो मैं बुलंद आवाज़ में बोल गया था। खैर उसने इससे वैकेट कर दिया। मैं हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे एक वकील ने 1 लाख रुपये फीस कर लिए। 94 की बात है, 1984 की, ये प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में रूल चेंज किया था। तो जिन वकीलों ने 1 लाख रुपये लिए, मैं वहाँ पे भी इंटरवेनर था, पिटीशन पर्सन, इंटरवेनिंग पर्सन।
तो वहाँ पे जो था वो मुझे कहने लगे, वो कॉमन कॉज के डायरेक्टर थे, वो रिटायर्ड IAS थे, बहुत सज्जन आदमी थे, कि अखबार में 72 पटिशनें चल रही हैं, पटिशन सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप आर्गू मत करना केस, मैंने आपका पढ़ दिया, स्पॉइल हो जाएगा केस सब। मैं कहा आप महान योद्धा है, मैं तो आपको चढ़ना बैठ के सीखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आर्गू नहीं करूँगा। मैंने अपने स्कूटर में ठुड्डा मारा, आकर ऑफिस बैठ गया, ऑफिस जाके घर पर मैंने CPC और CRPC दोनों पढ़ी, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मैं आर्गूमेंट करूँगा। कोर्ट में आर्गूमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है, ना CRPC में था ना CPC में है, कोई प्रोविज़न नहीं है बहस करने का। तो खैर मैंने जो था रात को बैठ के जो था रिटर्न सबमिशन इन ओरल आर्गूमेंट हाथ से लिख के बनाया, सुबह अपने टाइपिस्ट को बुलाया ऑफिस में, मैं कहा बेटा इसको टाइप कर ला तू फटाफट। वो 1 घंटे में टाइप करके ले आया, और मैं जाके उसको 11 बजे हाई कोर्ट में फाइल कर रहा है। तो मुझे कहने लगे वो जो एक जज थे, वो दिल्बर अर्बन हाउस ऑनर एसोसिएशन की तरफ से वकील साहब थे, IAS थे, वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी रहे और लॉ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे गवर्नमेंट इंडिया से। वो कहने लगे आप आर्गू करने क्यों नहीं आए, वो गुस्सा हो रहे थे जजेस। मैं कहा जी उन्होंने जो था शोरी साहब ने मुझे ये कहा कि अग्रवाल आप आर्गू मत करना, केस पाल जाएगा सबका। तो मैं इसलिए कहता अग्रवाल आपने मुझे क्यों नहीं, मैं उनको समझा देता। मैं कहा चलो जो हो गया हो गया। अब ये MCD जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। उसके बाद 2006 में सब हो गया, 1984 में फाइल की थी, 95 में हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया सितंबर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। तो उसके बाद जो था अब 96 से और 2003 में पार्लियामेंट में गुंडागर्दी होती है, निकम्मे हैं, कोई काम नहीं होता। इन्होंने दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास किया। अरे इसको इतना काम 6 महीने में पास कर, साल में 3 दफ़ा सेशन होता है पार्लियामेंट का, नहीं काम कुछ काम कर रहे तो सेशन है, वहाँ तो गुंडागर्दी होती है, लफाजी होती है। तो पार्लियामेंट में झगड़े टंडे की सिवा कुछ नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का आलम है। तो अब क्या किया जाए, इसका बड़ा समस्या भयानक है कि जजेस को कैसे ईमानदार बनाया जाए। लालची हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब जब एक ऊपर वाला लालची है, बाप लालची है, तो बेटा तो लालची हो जाएगा ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के का जो ग्रैंडफादर है उसकी इज्जत करते हैं, सिटीजन की डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, उसके इलेक्टेड आदमी को जेल में डाल दिया। और पार्लियामेंट में स्टेट असेंबली में कौन रिप्रेजेंट करेगा जिसने उसको इलेक्ट किया उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो ये जो है खैर मैंने लिखा, मगर छोड़ दिया, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कोई ये जो न्याय संहिता किसी को न्याय मिलेगा, ना पहले मिला 180 साल और ना आगे मिलेगा। भ्रष्टाचार के आलम है जहाँ रेम्पट करप्शन है धुआं धूल दोनों तरफ से आलम करप्शन का है। तो अब ये बहुत मुश्किल काम है, चलो देखते हैं क्या होता। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।